गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनप्रेप नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए ये गोल्ड सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर डेली 10 बजे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स और एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नितिन, रिद्धि, मधु, ज्योति, अंकिता एंड एवरीवन। हाँ, अब तुम लोग बोलते हो कि सर जब नाम लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इतने सारे नाम एक साथ लिए जाएंगे तो मेरा 1 घंटा तो इसी में निकल जाएगा। मैं एकदम बढ़िया हूं, आप सभी लोग कैसे हैं प्लीज बताइए। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया ना, फार्मेकोलॉजी को हमने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि फार्मेकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं और -1/3 का प्रसाद लेके आ जाते हैं। तो हमें -1/3 चाहिए ही नहीं, हमें +1 ही चाहिए। तो मैं फार्मेकोलॉजी की एक क्लास और आपके लिए लेकर आया, जहां पर हम फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ने वाले, क्योंकि कल मुझे काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन ना वो समझ नहीं आता। मैं कहा समझा देंगे, है ना। तो आज एक तरीका अपनाते हैं। आज क्या करते हैं कि हम पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद में आपसे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। आज हम सिर्फ और सिर्फ फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स को पढ़ने वाले, है ना, और कुछ भी नहीं। क्या है फार्मेकोडायनेमिक्स, क्या है फार्मेकोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या करना चाहिए, ये सभी बातें हम यहां पर आपको पढ़ाने वाले। कैलकुलेशन बेटा आपने कहा था, मैंने कहा था आपको कि कैलकुलेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो परसों हम कैलकुलेशन वाली क्लास ले लेंगे। शायद ये मेरी सुबह वाली लास्ट क्लास है, अब मेरी क्लास होगी वही 4 बजे, जो डेली मैं आपसे वहां मुलाकात करता हूं। तो 4 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा वही, और वहां 4 बजे वाली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, परसों का दिन हम ये डिसाइड करते हैं और परसों हम ये ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। डन करें इस बात को, प्लीज बोलिए। क्योंकि मैंने देखा है कि तुम में से इतने सारे बच्चे जो हैं वो बार बार में कहते हैं ड्रग कैलकुलेशन ड्रग कैलकुलेशन, तो करवा देंगे। तो तुम बोलोगे करवा देंगे, है ना। वेरी गुड उबेद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम टू अचीव, क्या आज चमत्कार हो गया क्या? आज जल्दी कैसे आ गया, वरना आप तो लेट लतीफ आदमी हो। वो क्लास नॉर्सेट के लिए हेल्पफुल होगी क्या? क्या शब्द को हटा दो बेटा, बिल्कुल होगी, 100% होगी, 200% होगी। गॉट इट। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और चीजें बताएंगे। सर सिस्टम वाइज ड्रग्स बता देंगे ना। अब जो 4 बजे वाली जो मेरी क्लास होती है, उस 4 बजे वाली क्लास में आप मिल जाया करना, और जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप मुझे बता दिया करना। इस तरह से रखते हैं कि सुबह जो क्लास होती है आपकी, जहां पर आपको रैंडम सारे टॉपिक्स बताए जाते हैं, शाम को जो है एक पर्टिकुलर क्लास होती है जिसमें आपको प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, जहां पर आपके नॉट सेट 11 तक का पूरा प्लान हमने किया हुआ है, तुम्हें बताया हुआ है, स्केड्यूल दिया हुआ है। और जो 4 बजे वाली क्लास है उसको कुछ इस तरह से रखते हैं कि जो तुमको पढ़ना है वो मुझे बताना, मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा। डन करें प्लीज, थम्स अप करो इस बात को लेके। क्या ऐसे करें, जहां पर सुबह रैंडम, शाम को प्री बोर्ड्स, और 4 ऑन योर डिमांड, टॉपिक ऑन योर डिमांड, प्लीज बोलो। कवाली बेटा, इसमें ना मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि आपसे खराब परिस्थितियों में लोग आपसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो अपनी परिस्थितियों को अगर सुधारना है तो मेहनत आपके पास एक ही तरीका है। तो जीवन में कुछ चल रहा है, चलने दो, कुछ अच्छे की तैयारी। ठीक है,
तो आप लोग जल्दी से मुझे ना कमेंट, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ड्रग कैलकुलेशन से क्लास करवाई जाए तुमको परसों। परसों की मैं बात कर रहा हूं। डन डना डन डन जी डन। परसों फिर ड्रग कैलकुलेशन से क्लास करवाई जाए, उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना। और बाकी वही पहले वाला जो तरीका है वो दोबारा अपनाते हैं। जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए उस मुझे कमेंट में डाल दिया करना, मैं देख लिया करूंगा, क्वेश्चन भेज दिया करूंगा, जिससे वो अपन वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डन। तो एन प्रेप के साथ पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे नॉन नर्सिंग, 10 बजे रैंडम जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, अपडेट्स बताई जाती हैं, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, मेंस लेवल के केस सिनेरियो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। 4 बजे टॉपिक ऑन योर डिमांड, गॉट इट। और फिर शाम को 7 बजे प्री बोर्ड्स। इस तरह से पूरा स्केड्यूल पैक कर देते हैं आप लोगों का। चलिए देखिए बेटा जी, हम इस क्वेश्चन पर आते हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि एक न्यूली डेवलप्ड एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को काम में ले रहा है। तो बताइएगा यहां पर ये कौन सी ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी है। वेरी गुड। आप क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा। यहां पर आंसर निकल के आएगा फार्मेकोडायनेमिक्स, जो कि तुम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। यहां पर क्या पूछा है कि जो ड्रग बॉडी के लिए करेगी थ्रू रिसेप्टर्स, इंटरेक्शन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, इसको हम पढ़ते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो है फार्मेकोकाइनेटिक। और जब हम फार्मेकोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक का मतलब मूवमेंट, डायनेमिक का मतलब उन चेंजेस से है जो कि ड्रग बॉडी के अंदर लेकर आती है। तो जब आप यहां पर बीटा ब्लॉकर्स काम में ले रहे हैं टू लोअर द ब्लड प्रेशर, तो इस ड्रग ने क्या प्रभाव डाला, वो क्या हो गया, फार्मेकोडायनेमिक्स। क्या हो गया, फार्मेकोडायनेमिक्स। आंसर क्या आ गया, फार्मेकोडायनेमिक्स। प्लीज यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बातें समझा देता हूं, प्लीज ध्यान इधर लगाइएगा। आपको मैंने समझाया फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। हमने सिंपल सा समझा व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी थ्रू रिसेप्टर्स, क्या हो जाएगा, फार्मेकोडायनेमिक्स। प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने कहा कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल आपने लिया और ये ड्रग मॉलिक्यूल जाके और रिसेप्टर साइट पर बाइंड होता है। ड्रग मॉलिक्यूल जाकर रिसेप्टर साइट पर क्या होगा, बाइंड होगा। मैं खुद से बनाता हूं, तुम्हें इसको मैं आसान ही कर देता हूं। मैं तुम्हें इसको बहुत आसान करने की कोशिश करता हूं। एक से देखिए, सबसे पहले तुमसे यहां पर कहा गया कि एक ड्रग है जो कि जाके रिसेप्टर साइट पर जुड़ेगी। अब सुनो, ड्रग के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो वो सुनिएगा कि ड्रग की एफिकेसी क्या है। क्या पढ़ेंगे, एफिकेसी ऑफ ड्रग, मतलब जो इफेक्ट होगा ड्रग का। पोटेंसी ऑफ ड्रग, मतलब पावर ऑफ ड्रग को बताता है। और ये ड्रग जाके और इस रिसेप्टर साइट से जुड़ती है, उसके लिए जो शब्द आप काम में लेंगे वो होगा एफिनिटी। क्या हो जाएगा, एफिनिटी। और इस एफिनिटी में भी आपको दो पढ़ने हैं। फर्स्ट हो जाएगा ऑर्थोस्टैटिक, दूसरा हो जाएगा एलोस्टेरिक। ऑर्थोस्टैटिक एक्टिविटी एंड एलोस्टेरिक एक्टिविटी। रिसेप्टर साइट की अगर आप बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो रिसेप्टर साइट यहां पर हो जाए। क्या इतनी बात आपको क्लियर है। इसके बाद में चिपकने के बाद में आप क्या देखोगे कि यहां पर कुछ इंट्रिंसिक एक्टिविटीज होती हैं। जब ड्रग जाके रिसेप्टर साइट से बाइंड होगी तो उसके बाद में इंट्रिंसिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जहां पर आप कहेंगे कि ये जो ड्रग है ये फुल एगोनिस्ट हो सकती है,
ये पार्शियल एगोनिस्ट हो सकती है, ये एंटागोनिस्ट हो सकती है और ये रिवर्स एगोनिस्ट हो सकती है। ये हुआ। उसके बाद में जो इफेक्ट शो हो जाएंगे, अरे हुआ क्या, ड्रग जाके बाइंड हुई किसके साथ, ड्रग जाके बाइंड हुई एफिनिटी जो यहां पर देखने को मिली किसके साथ, रिसेप्टर साइट के साथ। रिसेप्टर साइट्स के जुड़ने के बाद में यहां पर इंट्रिंसिक एक्टिविटी अपना काम करती हैं और उस तरह से जो चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं वो है फार्मेकोडायनेमिक्स। क्या है, फार्मेकोडायनेमिक्स। तो यहां पर जब मैं इफेक्ट की बात करता हूं तो इसमें भी आप पढ़ेंगे डिजायर्ड इफेक्ट एंड अनडिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड इफेक्ट। इसके अलावा फॉल्स इफेक्ट भी होता है। डिजायर्ड के अंदर आप थेरेप्यूटिक की बात कर लेंगे, अनडिजायर्ड के अंदर आप बात करने वाले हैं बेटा जी साइड इफेक्ट की, आप बात करने वाले हैं टॉक्सिक इफेक्ट की। और जब मैं बात करता हूं आपसे फॉल्स इफेक्ट की, यहां पर आप प्लेसिबो को पढ़ेंगे, आप नोसिबो को पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में आप अगर इसको समझेंगे तो ये है पूरी फार्मेकोडायनेमिक्स। दिख रही है क्या, आप लोग लेना चाहेंगे तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जितना भी आप फार्मेकोडायनेमिक्स की पूरी एक क्लास में पढ़ते हैं ना, वो पूरा इस स्लाइड के अंदर मैंने समेट के रख दिया है बच्चों। अगर इसको आप पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो एक एक पॉइंट आपको मैं समझाता हूं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है बच्चों यहां पर ड्रग के बारे में, एफिनिटी के बारे में, रिसेप्टर साइट के बारे में, इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बारे में एंड अलग अलग इफेक्ट के बारे में, है ना। आपस में कुछ बातें कर रहे हो क्या, या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो आपस में बातें ना करें, वरना मुझे तुम्हारे कमेंट विजिबल नहीं होंगे, मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे कमेंट देखने हैं या नहीं। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां जब बात कर रहे हैं हम एफिकेसी ऑफ ड्रग की, तो एफिकेसी ऑफ ड्रग का मतलब इफेक्ट ऑफ ड्रग से है। जहां पर आप ड्रग के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं करोगे, आप इफेक्ट देखोगे कि आपने दो ड्रग 10 mg दी और उस 10 mg देने के बाद में आपने इफेक्ट देखा कि इसने कितना प्रभाव डाला। जब आप पोटेंसी की बात करेंगे तो आप कहेंगे पावर ऑफ ड्रग, P4 पोटेंसी, P4 पावर, E4 एफिकेसी, E4 इफेक्ट। पोटेंसी पावर शब्द का मतलब है कि कम डोज में ज्यादा प्रभाव, कम डोज में ज्यादा प्रभाव, इसका मतलब ये ज्यादा पोटेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर इन दोनों शब्दों को समझोगे। जब आप यहां रिसेप्टर साइट की बात करते हैं तो आप रिसेप्टर को देखना, इस तरह से कुछ मैं आपको रिसेप्टर बना देता हूं। तो रिसेप्टर के अंदर ये जो साइट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये जो मैंने येलो कलर से बनाई, ये तो है बच्चों प्राइमरी साइट, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो है बच्चों सेकेंडरी साइट। ठीक है, और मोस्टली जो आप यहां पर कहेंगे, यहां पर जो मोस्टली ड्रग हैं वो प्राइमरी से जाके बाइंड होती है, और कुछ ड्रग्स जैसे बेंजोडाइजेपाइन हो गया, ये सेकेंडरी साइट से जाके बाइंड होती है। क्लियर हुई बात आपको? और जो प्राइमरी से बाइंड होगी तो उसके लिए हम कहेंगे ऑर्थोस्टैटिक एफिनिटी शो कर रहा है, सेकेंडरी से बाइंड होता है तो हम कहेंगे एलोस्टेरिक एफिनिटी शो कर रहा है। इसके बाद में आती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और उस इंट्रिंसिक एक्टिविटी के अंदर आप याद कीजिएगा अपने कॉलेज के वो दिन जहां पर तुम्हारे पास में कभी कोई लड़की बैठ जाया करती थी और तुम बावले हो जाया करते थे, और वो लड़की की बात भी अगर तुमसे कही जाए और खुदा का कहर ही हो जाए कि लड़की कौन सी कि जिसको तुम दिल और जान से मोहब्बत करते थे, तुम यहां पर देखने की कोशिश करना, मैं आपको इसके इफेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं।
मैक्सिमम हो जाएगा +1 -1 हो जाएगा मिनिमम। सुनो बेटा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इनमें से जो कौन सी ड्रग रिसेप्टर साइट पे जाके एक्टिविटी को बढ़ा देगी, कौन सी नहीं बढ़ाएगी, कौन सी कम कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करो कि एक व्यक्ति जिसकी हार्ट रेट है 70 बीट्स पर मिनट, 70 बीट्स पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल हार्ट रेट है। अब तुम समझ के देखो, तुम क्लास में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आके बैठ जाए, और बहुत ही खूबसूरत लड़की आके बैठ जाए, तुम्हारा हाथ यहां रखा हुआ है और गलती से उसका हाथ तुम्हारे हाथ पे आ जाए। जैसे ही ये 70 से 170 पहुंच जाएगी, कितनी पहुंच गई? 70 से सीधी 170 एक्टिविटी मैक्सिमम, है ना? तो वो कौन सी हो गई? फुल एगोनिस्ट ना? क्या हो गई? फुल एगोनिस्ट। अगर मैं यही बात तुमसे कहूं कि एक लड़की बैठ गई लेकिन वो थोड़ी सुंदर थी, तुम उस वाले मूड में आ चुके थे कि ये जो नई जो अप्सरा है जो बहुत सुंदर है, ये तो तुमसे पटने वाली है नहीं, फिर आदमी अपने आप में ही सब्लिमेशन वाली फेज में आता है ना? वो आता है, क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि अब वो नहीं तो चलो दूसरी वाली आ जाए, कैसे कोई तो मिले। तो अगर खुदा का कुछ कहर हो जाए और खुदा का कहर होके वो जो कम सुंदर वाली लड़की है वो तुम्हारे पास में बैठ जाए और आगे हाथ पकड़ ले, तो तुम्हारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन ऐसे मैक्सिमम नहीं, थोड़ी कम। तो ये वाली कौन सी हो गई? पार्शियल एगोनिस्ट। एक कंडीशन और, जहां पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दो दोस्त आपस में बैठे हुए हो और बैठे बैठे तुम्हारे उस दोस्त ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख लिया, क्या होगा? दादा है, तो तुम्हारी हार्ट रेट पर कोई प्रभाव है क्या? नहीं, है ना? भेदभाव पूरा चल रहा है, लड़की का हाथ टच होते ही इतना ऊपर पहुंच जाता है, उसका तो हाथ हटवा देते हैं नालायक। इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। और चौथी कंडीशन, वो जहां पर वो लड़का जिसने तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा और वो हाथ को थोड़ा ऊपर और लेके चला जाए, नीचे और लेके चला जाए, हार्ट रेट कम हो जाएगी कि क्या कर रहा है, बावला बावला हो गया है क्या? तो इनवर्स एगोनिस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फुल एगोनिस्ट का मतलब मैक्सिमम, पार्शियल मतलब थोड़ा कम, एंटागोनिस्ट कुछ भी नहीं हुआ, इनवर्स एगोनिस्ट जहां पर मिनिमम पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर इन चारों को पढ़ने वाले हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगी। मजा ही आ गया तुमको, देखो तो बावले हो गए हैं। अगर ऐसा हो जाता काश, ऐसे इमेजिनेशन में चले जाते लड़के तो कंट्रोल कर लेना, कमजोर हो जाओगे। चलो, तो यहां पर हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात यहां कर चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इफेक्ट की। सुन लो, अगर इफेक्ट की हम बात करें, डिजायर्ड इफेक्ट की, हमने पैरासीटामोल दी और पैरासीटामोल देने के बाद में क्या हो गया? बुखार ठीक हो गया। सर गर्ल्स के लिए नहीं होता है सर जी, बस ओनली बॉयज के लिए होता है। गोलू वर्मा का नाम गोलू है, तेरे को लड़के छेड़ रहे हैं क्या? कुछ नहीं, सब इफेक्ट। जहां पर हम डिजायर्ड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि पैरासीटामोल दिया, बुखार ठीक हो गया, ठीक है, क्या कंडीशन है? बोलो। थेरेप्यूटिक इफेक्ट। पैरासीटामोल दिया, हिपेटोटॉक्सिक, लीवर पर प्रभाव डाल दिया। किस पर प्रभाव डाला? वही से टक रही है। आज तो ये बिल्कुल मैंने दिल के पास रखा है, तो नहीं होना चाहिए। अभी बोलो भाई, प्लीज बोलो जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूं।
वॉइस प्रॉब्लम है, ये क्या इशू? सही है, जल्दी बोल दो ना यार, ये ऐसे डिस्टर्ब मत करो ना क्लास को। और डू नॉट रिससिटेट, तो अपनी हद में रहे। नहीं है वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है। चलो सब ठीक है ना, तो सुन लो। अगर पैरासीटामोल की बात करें तो हम जानते हैं पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट होता है हेपेटोटॉक्सिक। साइड इफेक्ट वो जो कि हम चाहते नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमको पता है कि ये हेपेटोटॉक्सिक है। क्या होगा ये साइड इफेक्ट? अगर आप पैरासीटामोल मान लो 500 mg देनी है, कल हमने एक क्वेश्चन करवाया था जहां पर हमने बताया था कि एंटीडोट देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन, 12 ग्राम ले लिया था उस फीमेल ने, है ना। तो जब जरूरत से ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉक्सिक इफेक्ट। अगर हम प्लेसिबो की बात करते हैं तो ये भी सुन लो, जैसे एक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा होता है कि पेन हो रहा है सर, पेन हो रहा है, और आपने जाके उसको कोई पेन किलर नहीं दी, केवल आपने एनएस फ्लश जो है वो यहां पर उसको दे दिया, उसको क्या लगेगा कि मुझे पेन किलर मिल गया है और वो आराम से सो जाएगा। ये क्या है? प्लेसिबो। नोसिबो क्या है? दर्द हो रहा है, अरे कहीं नहीं हो रहा तेरे को दर्द, दर्द थोड़ी हो रहा है, हैं ज्यादा बकवास कर रहा, सो जा। ये क्या है? नोसिबो, रूड बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारी बातों को समझेंगे। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फार्मेकोडायनेमिक्स। और इस फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं। गुड मॉर्निंग एड्रेनलिन, गुड मॉर्निंग नीतू योगी। थोड़ा फास्ट पढ़ाएं बेटा, फास्ट पढ़ाने में अगर 10 मिनट में तुम्हें पूरा फार्मेकोडायनेमिक्स समझ में आ सकता है तो प्लीज सुन लो ना, ऐसी कहां जल्दी है आपको, पूरे क्वेश्चंस करवा के जाऊंगा। आज हमने जो पैटर्न फॉलो किया है वो ये है कि पहले एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेलिंग में, उसके बाद में जो क्वेश्चंस है ना, अरे 4 क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से हमें समझने हैं, पढ़ने और डिटेल में पढ़ने, उसके बाद में आप समझ जाओगे और हम टिक करते चले जाएंगे। गॉट इट? चलो। The nurse explains that a drug is absorbed, distributed, metabolized and excreted out from the body। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा। और सभी बच्चे क्लास को फटाफट से शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, जो कि अभी तक सो रहे हैं, जागे नहीं हैं, तो वो जाग जाए ना, और अच्छे से वो भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये है फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या है ये? फार्मेकोकाइनेटिक्स, जिसका मतलब है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जहां पर आप आदमी से इसको याद रखेंगे, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। क्या होता है? आपने कोई भी दवाई ली, समझना भाई, आपने कोई भी दवाई ली, दवाई सू करके कहां पहुंच गई? इसोफेगस से स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और अब इंटेस्टाइन से ये कहां जाएगी? तो देखो आपको इमेज दिख रही है अच्छे से, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जब ये ड्रग कहां चली जा रही है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या कह देंगे इसको हम बच्चों? इसको हम कह देंगे एब्जॉर्प्शन। और इसमें मैं आपको बस एक चीज बताता हूं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं एक ड्रग
पूरा सुन लो। एनवायरमेंट, सॉल्युबिलिटी, आयोनाइज्ड है या नॉन आयोनाइज्ड है, एब्जॉर्ब होगा या एक्सक्रीट। सुनो, जैसे मानो ड्रग एसिडिक है, एक एग्जांपल समझ लो बेटा। कहने का मतलब ये है कि जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन सेम मीडियम के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल कोई एसिडिक ड्रग है, तो एसिडिक ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक के अंदर होगा। स्टमक के अंदर क्योंकि HCl होता है, एसिडिक मीडियम होता है, इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन भी स्टमक में होगा। अगर कोई एल्कलाइन ड्रग है, तो एल्कलाइन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में होगा। तो जब हम कहें एसिडिक ड्रग है और एसिडिक एनवायरमेंट है, तो बेटा ये यहां पर लिपिड सॉल्यूबल बना देती है इसको। और जो लिपिड सॉल्यूबल है वो ही होता है क्या, नॉन आयोनाइज्ड। और आप ध्यान रहे कि जो लिपिड सॉल्यूबल है ना, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन नहीं। अगर बॉडी से आपको एक्सक्रीशन करवाना है तो वाटर सॉल्यूबल बनाना जरूरी है। और जो वाटर सॉल्यूबल है वो कब बनता है, जब ऑपोजिट मीडियम मिले। फॉर एग्जांपल की एसिडिक ड्रग है, एल्केलाइन एनवायरमेंट है, तो वहां पर ये वाटर सॉल्यूबल हो जाती है। वाटर सॉल्यूबल को हम आयोनाइज्ड कहते हैं। और जब वाटर सॉल्यूबल होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं, एक्सक्रीशन होता है। आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा था, आई थिंक आपको यहां पर क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल और भी समझा देता हूं। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि एल्केलाइन ड्रग है, एल्केलाइन ही मीडियम है, सेम मीडियम के अंदर ये लिपिड सॉल्यूबल होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी। और फिर आप क्या देखेंगे कि यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन नहीं। और जब ऑपोजिट कह देंगे कि जब ऑपोजिट मीडियम है, तो फिर ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। और आयोनाइज्ड का एक्सक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो सेम एनवायरमेंट के अंदर होगा। गॉट इट? सर मेरा बेसिक वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लीज हेल्प। बेटा तभी मुझे पता लगा, मेरे पास कल बहुत सारे बच्चों के जब मैसेज आए तो उन्होंने कहा इंट्रोडक्टरी चीजें पढ़ाओ। मैं कहा पढ़ा देंगे, मैं तो तुमसे कह ही रहा हूं। जब मैं तुम्हारे से ये तक कहने तैयार हूं कि तुम कोई भी सब्जेक्ट बोलो, प्लीज रिसर्च मैनेजमेंट मत बोलना, उसको छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट बोलो, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है? आप लोगों को जो भी चाहिए होगा मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, अपडेट्स बताऊंगा। लेकिन तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तुम लोगों को इस क्लास को ना ऐसा करो, तुम सब लोगों के साथ में इतना शेयर और वो सब कर दो जिससे कि ज्यादा बच्चे आए, ज्यादा बच्चे जो टॉपिक मुझे कहेंगे मैं वो क्लास अरेंज करूं। तुम्हें कुछ भी वीक हम कहीं भी नहीं रहने देंगे। नॉन आयोनाइज्ड एब्जॉर्प्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा बेटा। नॉन आयोनाइज्ड का मतलब लिपिड सॉल्यूबल है, और जो लिपिड सॉल्यूबल है उसका हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन नहीं। एक्सक्रीशन के लिए वाटर सॉल्यूबल होना जरूरी है। क्लियर हुई बात आपको? तो क्या आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आया? आगे सुनिए, यहां पर इसके बाद में सुनिएगा। अब ये कहां पहुंच गया? ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच गया। और ब्लड वेसल्स से अब ये कहां जाएगा? लीवर तक। कहां जाएगा? लीवर तक। तो ब्लड वेसल्स से और लीवर तक ड्रग का पहुंचना, ब्लड वेसल्स से, सुनो भाई इसमें भी आप एक बात सुन लीजिएगा, ब्लड वेसल्स से लीवर तक पहुंचना क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। और लीवर से हार्ट तक पहुंचना भी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड वेसल्स से लीवर तक पहुंचना इज माइनर डिस्ट्रीब्यूशन, और लीवर से हार्ट तक पहुंचना इज मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में एक पॉइंट और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ब्लड वेसल्स से हमने कहा कि मोस्टली पोर्शन तो चला जाता है लीवर तक, लेकिन कुछ पोर्शन चला जाता है डायरेक्टली इनटू बॉडी टिश्यू। और जो ये पोर्शन यहां पर गया, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बच्चा जो अभी कह रहा था कि सर की टर्मिनोलॉजीज बताइए, तो आप यहां पर टर्मिनोलॉजीज की लाइन लगा दूंगा।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझे जहां पर ब्लड वेसल से लीवर में ना जाके और ये जो ड्रग है ये कहां चली गई, ये सीधी बॉडी टिश्यू के अंदर चली, ज्यादा बॉडी टिश्यू के अंदर चली जाएगी तो जिस ऑर्गन को ड्रग चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बॉडी के अंदर जाके इकट्ठी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी करवा देगी। मेरी बात को यहां या ना बोलो, किसी भी बच्चे को इसको समझने में कोई तकलीफ है तो बताओ, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट फंसते हैं वही तुम्हारे फार्मेकोलॉजी को गलत करवाता है। मैं कुछ वो ड्रग बताता हूं जिनका वीडी ज्यादा है, जिसमें आप कह देंगे एम्फेटामाइन। इसलिए ये जो ड्रग्स हैं इनकी टॉक्सिसिटी की रिस्क ज्यादा होती है, इनको लोडिंग डोज यहां पर दिया जाता है। ठीक है, अवॉइड करके आप इसको याद कर लेंगे। ए फॉर एम्फेटामाइन, बी फॉर वेरापेमिल, ओ फॉर ओपियोइड, आई फॉर इमिप्रामाइन, डी फॉर डिजॉक्सिन। फिर बीसी आप कह देंगे और बीसी बस ऐसे ही याद रख लेना, तुम कुछ बीसी से कुछ और मत सोचना। बी फॉर बेंजोडाइजेपाइन और सी फॉर क्लोरोक्विन। और एक पॉइंट ये याद रख लेना कि क्लोरोक्विन का इन सब में भी जो मैक्सिमम बीडी है वो क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विन का होगा। यस यस सर, समझ नहीं आया टिश्यू से, सुन लो बेटा, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, मैं मान रखता हूं, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने नहीं समझा, पहले पढ़ा ही नहीं है। युवराज फटाफट से जाके क्लास में लेना, क्लास कंप्लीट करना। नहीं है दिक्कत, समझने में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं सर, थैंक यू। ठीक है स्वाति, हाँ वेरी गुड। लोडिंग डोज देते हैं। लोडिंग डोज क्यों दी जाती है, जिससे कि जितना भी ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जितना भी ये बॉडी टिश्यू को जाना है पहले चला जाए, ये बॉडी टिश्यू पूरी तरह से भर जाए, तो जितना अमाउंट उस सिस्टमिक सर्कुलेशन में चाहिए वो पहुंच सके, जो इफेक्ट हमें चाहिए वो पहुंच सके। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि आपने दवाई ली सू करके ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, यहां से और फिर कहां चली गई, ब्लड वेसल्स, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ब्लड वेसल से कहां जाएगी, लीवर, वहां पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। तो ब्लड वेसल से लीवर तक जाना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर इन ब्लड वेसल से कुछ कहां चला जाता है, डायरेक्टली इनटू बॉडी टिश्यू। उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, लीवर को प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग नायक, गुड मॉर्निंग। राकेश, दिल्ली के सब हॉस्पिटल का आ गया है आरएमएल। अरे बेटा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है उनका थोड़ा लेट आता है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार उस लिस्ट में नाम आ गया ना, अब काम हो जाएगा। मैं समझता हूं, अब इसका सिलेक्शन हो रखा है, अब इसको चाहिए ज्वाइनिंग, क्योंकि ये घर बैठ के पैसे का लगा रहा है हिसाब कि सर एक महीना निकल गया, मेरे 1 लाख का नुकसान हो गया। जैसे ऐसे एक एक दिन निकल रहा होगा ये कह रहा होगा कि सर मेरे 3300 का नुकसान हो गया, है ना, घर बैठ के यही लग रहा होगा ना। तो सर क्लास एग्जाम मोड में बेस्ट है या कॉलेज मोड में, किस में देखें, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज में हो या कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट हो, उस अकॉर्डिंग चूज कर लो, है ना। कि अगर आपको पूरी डिटेल में चाहिए कॉलेज में चले जाओ, थोड़ा शॉर्ट में चाहिए, नॉट सेट को फोकस करते हुए चाहिए तो एग्जाम मोड में चले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन सबको देखा, फिर क्या हो गया, फिर आप यहां पर इसको समझे और यहां पर आपने फार्माकोकाइनेटिक्स इसका आंसर कर दिया, डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिए, अब आप बहुत सारी चीजों को समझने लगोगे। प्लीज बताइएगा, एंजाइना का पेशेंट है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं इंस्टीड ऑफ ओरल फॉर्म, क्यों ओरल फॉर्म में क्यों नहीं देते, जीभ के नीचे रखने में कुछ ज्यादा फायदा है क्या।
बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक अच्छा है प्रवीण, तो एग्जाम मोड में देखो। वेरी गुड। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए आप यहां पर क्या करते हैं, सबलिंगुअल रूट से देते हैं। सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे रख देते हैं। दो तीन फायदे और हैं, जैसे एक तो हम अगर इसको कहें तो ये क्या होगा, फास्टेस्ट एक्टिंग, फास्टेस्ट एक्टिंग है ये। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात अगर मैं आपको कहूं तो एंजाइना का पेशेंट, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से रख दिया, नाइट्रोग्लिसरीन करवाता है हाइपोटेंशन, बीपी कम। तो आपने क्या देखा कि जब आपने नाइट्रोग्लिसरीन दिया, आप बीपी मेजर कर रहे हैं, बीपी ज्यादा कम होने लगा, सीवियर हाइपोटेंशन होने लगा, क्या कह दोगे उसको, थूक दे, थूक थूक थूक। तो जब एडिक्वेट इफेक्ट अचीव हो जाए उसके बाद में कैन बी स्पिटेड आउट, ये भी फायदा होता है। ठीक है, अब बात को यहां पर यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो आपको इतना समझ आता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग पहुंचेगी, उससे पहले, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग होगा वो क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसमें लीवर, जीआई, लंग्स, ये सब यहां पर इंक्लूड होंगे। और जो ओरल रूट है ना, उस ओरल रूट का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो सब लिंगुअल रूट है, जो आईवी रूट है, जो ट्रांसडर्मल रूट है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दे। सुनिए, समझना, देखो जी, ओरल डोज ली, फॉर एग्जांपल आपने 500 mg पैरासीटामोल लिया, ठीक है, पैरासीटामोल लिया आपने यहां पर ओरल रूट से लिया। अब ओरल रूट से लेने के बाद में आपने यहीं पर क्या देखा, इसका डिसइंटीग्रेशन, टूटेगी, डाइल्यूट होगी। तो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के बाद में फाइनल बात यह है कि जब ये स्टमक में पहुंची, कितनी रह गई, 400 mg, कितनी रह गई, 400 mg। और यहां पर स्टमक से आप देखेंगे ये जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये कितनी रह गई, 350 mg। इसके बाद में ये गई लीवर के अंदर, क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, और यहां पर आपने क्या देखा कि ये हेपेटिक वेन से यहां तक पहुंचते पहुंचते जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो 300 mg हो गई। उसके बाद में हेपेटिक वेन से ये पहुंची राइट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम के राइट एट्रियम के अंदर, और यहां से क्या होगा, यहां से आयोटा के थ्रू ये पहुंच जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। और कहने का मतलब ये है कि अब ये जो पहुंचा, ये कितना पहुंच पाया, तो आपने कह दिया 300 mg पहुंच पाया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपने ड्रग कितनी ली, 500 mg, 500 mg लेने के बाद में इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना पहुंचा, 300 mg। तो इस ड्रग को लेने के बाद जो मेटाबॉलिज्म हुए, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, इसको तो हमने कह दिया बायो अवेलेबिलिटी, पहुंची उसको तो कह दिया बायो अवेलेबिलिटी। और जो ये 200 mg जो लॉस हुई है ना, ये कहां गया, इसका क्या हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आई क्या मेरी बात समझ, आ गई क्या। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद में, इस मेटाबॉलिज्म के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचती है, वो पहुंचने के बाद में जो पहुंचती है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिल पाती है, उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्या दोनों टर्म आपको समझ में आए, प्लीज जवाब दीजिए। वेरी गुड मुबाशिर। हाँ जी, अवॉइड करेंगे, जैसे आईवी है, आईवी का 100% होता है,
आईवी रूट से जब देते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 100% होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। अब अगर समझ पाएंगे तो आप ये फटाफट से ये भी आंसर कर दो कि द परसेंटेज ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो कि अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी तक बस सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं, तो फटाफट से अपनी पढ़ाई की शुरुआत आप कर सकते हैं इस गोल्ड बैच के साथ, एडिशन 6 के साथ। वेरी गुड, जो पहुंच पाई वो क्या हो गई? बायो अवेलेबिलिटी। आपको एक बात यहां से समझ में आई होगी कि मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में इस सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो पहुंची वो क्या हो गई? बायो अवेलेबिलिटी। एक बात आपको ये भी समझ में आई होगी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायो अवेलेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली। और एक पॉइंट और भी मेंशन कर सकते हो अगर आपको याद रखना है तो, जब मैं तुम्हें इतना डिटेल में आज की क्लास में पढ़ा ही रहा हूं, तो वो ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है उसके अंदर आप नाइट्रोग्लिसरीन को पढ़ेंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो जाएगा, लिग्नोकेन, प्रोपेनोलॉल, साल्ब्यूटामॉल और मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, तो नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, नाइट्रेट हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ये नेमोनिक हो जाएगा, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये वो ड्रग्स हैं जिनका एफपीएम ज्यादा है, और हमने ये भी बता दिया ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, जल्दी बोल दो। क्रिटिकली इल पेशेंट है, इंट्रावीनस रूट से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, क्यों? वाई? आई बात समझ? क्योंकि यहां पर बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100%। आईवी रूट की कितनी? 100%। आईएम और सबक्यूटेनियस बात करेंगे 70%। ओरल रूट 0%। क्लियर हुई बात? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो होता ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, सिस्टमिक ड्रग लेवल बढ़ता है ना कि कम होता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो अभी कैसा चल रहा है बताओ, माइंडसेट किस लेवल पे है तुम्हारा? सही जा रहे हो तुम लोग? जो भी पढ़ाई तुम कर रहे हो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बूस्ट होने लगा है क्या अभी? प्लीज बताइए। और ये भी तुम लोग देख लो, तुम्हारी 7 बजे वाली क्लास भी अब शुरू हो गई है ना। कल आप लोगों ने क्लास देख ली थी, तो इस क्लास को भी उतना ही प्रेम दीजिएगा जितना आप बाकी सभी क्लासेस को देते। चलिए नेक्स्ट। क्या हो सकता है स्वाति, क्या बोल रहे हो सर? टैबलेट डेपुन भी हो सकता है, क्या कह रहे हो? बताइए। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आईवी सेफ्ट्रिएक्सोन जो कि एक एंटीबायोटिक है,
वही तो करवाया है, 7 बजे चल रही है ना तुम्हारी नॉन नर्सिंग। सर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिला, विद इन मिनट्स ऑफ आईवी सेफ्ट्रिएक्सोन अर्टिकेरिया और वीजिंग देखने को मिला। इसको बता रहा है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सेम इफेक्ट को पाने के लिए और डोज बढ़ानी पड़ती। जैसे पहले एक पैक से नशा होने लगा था, तुम लोगों में से जो बच्चे नशा करना सीख गए हैं उन्होंने कैसे किया होगा कि पहले तुम्हारे दोस्तों के साथ में तुम बैठे होंगे और एक पैक तुमने लेना शुरू किया और तुम्हें थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। फिर तुमने एक पैक से कुछ नहीं होता था, फिर तुमने कहा कि उस असर को पाने के लिए 2 पैक लेने पड़ेंगे। 2 पैक लिए, देखो हार्ट आने शुरू हो गए। नालायक कितने हैं देखो तो, शराब की बात करते ही भर भर के क्या आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। चलो फिर तुम्हें 3 पैक लेने पड़े और आज तुम्हें खंबा पूरा अधूरा रहता है। अरे मैं तुम्हें इसकी बात और बताऊं, जैसे एब्जॉर्प्शन के लिए हम कहें, तुम लोग क्या करते हो, शराब के बारे में एब्जॉर्प्शन से बताता हूं। जब कोई व्यक्ति फ्रेशर होता है, नया नया सीख रहा होता है, उसको हमेशा सोडे के साथ पीनी चाहिए। हमको इतना समझ आता है कि एसिडिक एसिडिक एब्जॉर्प्शन, एसिडिक एल्केलाइन एक्सक्रीशन। सॉरी बेटा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति शुरू कर रहा है और शुरुआत में उसको डर लग रहा है कि यार मैं पी के अपनी कुछ बातें तो नहीं बताने लग जाऊंगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं, मेरे अंदर के सच के भाव तो नहीं निकल जाएंगे, मैं कुछ हरकतें तो नहीं करने लगूंगा, मैं कहीं सुबह कीचड़ में पड़ा हुआ तो नहीं मिलूंगा। तो बेटा जब शुरुआत में कोई व्यक्ति शराब पीना सीखता है उसको सोडे के साथ पीनी, क्योंकि एल्कोहल होती है एसिडिक इन नेचर, सोडा होता है एल्केलाइन इन नेचर। दोनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो असर लंबे समय तक नहीं होता, ठीक है। और तुमने वो सुना है किस्सा आर्यन खान वाला, आर्यन खान जो रेप पार्टी कर रहा था और पकड़ा गया। अरे शाहरुख खान का बेटा, हाँ। तो वहां पर रेप पार्टी में एम्फेटामाइन को यूज में लिया जाता है। एम्फेटामाइन जो है वो एल्केलाइन नेचर का होता है, बहुत लंबे समय तक नशा करवाता है। तो शादियों में लोग पीते हैं शराब क्योंकि उनको बारात में 1-2 घंटे नाच के और नशा उतार लेना होता है। जो रेप पार्टी करते हैं उनको एक एक दिन पूरे दिन नाचना होता है, तो वो एनर्जी चाहिए होती है, नशा पूरे लंबे समय तक चाहिए होता है। तो एम्फेटामाइन को ले सकते हैं, और एम्फेटामाइन को अगर सोडे के साथ लिया तो नशा बढ़ा देगा, एल्केलाइन एल्केलाइन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और बड़ी कमाल की बात एक और, जब तुम्हारे किसी दोस्त को नशा हो जाता है उसके बाद में तुम उसको नींबू चटाते हो, नींबू कि नींबू लेके आओ, नींबू नहीं चटाना है। नींबू और अल्कोहल दोनों एसिडिक हैं, नींबू चटाने से तुम उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे रहे हो, उसको नशा और ज्यादा हो रहा है। आई बात समझ। तो अगर कभी कोई दोस्त ऐसे नशे में उल्टियां कर रहा हो, कोल्ड ड्रिंक पिला देना, सोडा पिला देना, उतर जाएगी उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टॉलरेंस की हम बात कर रहे थे जहां पर उस पर्टिकुलर इफेक्ट को पाने के लिए और डोज बढ़ानी पड़ती है। डिपेंडेंस, जहां पर एक लंबे समय तक आप किसी एक ऐसे एडिक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हैं तो आदत लग जाती है। साइड इफेक्ट जो हमें पता होता है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसको बता रहा है ये, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि अनइंटेंडेड है, हार्मफुल है, नॉर्मल डोज दे रहे हैं उसके बाद भी आपको देखने को मिल जाए। गॉट इट। अच्छा सुनिए, एडवर्स में भी आप 5 टाइप इसके पढ़ते हैं। टाइप 1, 2, 3। एडवर्स रिएक्शन में बात कर रहे हैं, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं जहां पर हम कह रहे हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। माइक्स पढ़ना था, एमजी पढ़ लिया, 5 mg था 50 mg दे दिया, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई, ड्रग ओवरडोज हो गई। ड्रग एलर्जी,
जिसको आप इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कहते हैं, जिसके बारे में नहीं पता क्यों हुआ, बस हो गए। 3 की बात करते हैं कि जब आप किसी ड्रग को क्रॉनिकली यूज लेते हो, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग की बात करें, पेप्टिक अल्सर करवा देगी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस करवा देगी। ठीक है। अगर डिलेड की मैं बात करता हूं, डिजॉक्सिन की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, तो ये डिलेड के अंदर आता है। और एक हो गया विड्रॉल रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन है, छोड़ दी दवाई, नहीं ले रहा, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, उसका बीपी ठीक है, तो लगा कि यार मैं तो फालतू ही दवाई लेता था, डॉक्टर तो बेवकूफ है, मेडिकोज तो बेवकूफ है। के बाद में पता लगता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा वो बीमारी दोबारा उठ के आती है और फिर थोड़ी सीरियस ना, तो ये सब देखने को है। साइड इफेक्ट और एडवर्स के इफेक्ट के बारे में शॉर्ट में बता दो बेटा, मैं बता चुका हूं, बाकी मैं एक बार और बता देता हूं। साइड इफेक्ट जहां पर आप नॉर्मल रेंज में लेते हो, उसके बाद भी वो इफेक्ट आता ही आता है, तुम रोक ही नहीं सकते। पैरासीटामोल है, हेपेटोटॉक्सिक है तो है, आप पैरासीटामोल लेंगे तो लीवर पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी। मेथोट्रेक्सिड लेंगे, हेपेटोटॉक्सिक है, फोटोसेंसिटिव है। 6 फ्लोरोयूरेसिल लेंगे, हेपेटोटॉक्सिक है ना। साइक्लोफॉस्फेमाइड लेंगे, हेमरेजिक सिस्टाइटिस होगा। आइफोसेमाइड लेंगे, हेमरेजिक सिस्टाइटिस होगा। तो ये वो है जिनके बारे में पता है और उस आधार पर ही दिया जाता है। जैसे मैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को मान लो ब्लड कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी चल रही है, उसको ड्रग्स चल रही है, तो डॉक्टर को पता होता है कि डॉक्सोरियोविसिन देंगे तो दिल पर प्रभाव डालेगी, तो वो रेडी रहते हैं उस चीज के लिए। टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट वो कंडीशन है जब आपने ज्यादा अमाउंट में ले लिया, उसकी वजह से जो इफेक्ट शो हुए, ड्रग ओवरडोज की वजह से जो हो। गॉट इट। और अलग अलग टाइप मैंने डिटेलिंग में आपको और बता दिया। हाँ जी बेटा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट ऐसा करते हैं, बिल्कुल। वेरी गुड सृष्टि शर्मा, वेरी गुड बेटा। देखो, जो टाइप फर्स्ट है इसको हम ऑगमेंटेड कहते हैं, टाइप 2 है इसको हम विजार कह देंगे, टाइप 3 जो क्रॉनिक यूज में बता रहा हूं, टाइप 4 डिलेड, और टाइप 5 जो है वो एंड ऑफ यूज या विड्रॉल आप कह दें। हाँ बिल्कुल। और एक सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल की वजह से भी हाइपोटेंशन और हेडेक होता है। अरे वाइग्रा बहुत सुनते हो उसके बारे में तुम, है ना, और सुन के तुम बावले से हो जाते हो। कभी ले मत लेना, बिना ज्ञान के कुछ नहीं लेना है, अपनी मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेंशन और हेडेक हो जाता है उस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर कीजिएगा। ए ड्रग हैज एन एलिमिनेशन लाइफ ऑफ 8 आवर्स, तो बताइएगा अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ ड्रग रिमेन्स 24 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बोलिए। हाफ लाइफ का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मेडिसिन जो उसको हाफ आने तक इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा लिख देता हूं, ब्लड प्लाज्मा टू रिड्यूस टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, इससे कि कंसंट्रेशन जो है इन ब्लड प्लाज्मा 50% रह जाए, को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा कि 24 और 8 हम देख रहे हैं, तो इस आधार पर जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो 12.5% निकल के। वेरी गुड।
इसमें सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ड्रग है, हमको समझ आया कि 8 घंटे में 50% रहेगी, अगले 8 घंटे में 25 और उसके अगले 8 में 12.5 कि अगले 8 में आप 50% कम करते चले जाएंगे। उस आधार पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ही निकल। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। While planning a medication schedule, the nurse considers a drug's elimination half-life primary to determine its कि प्लाज्मा हाफ लाइफ के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। डोज स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटीन बाइंडिंग और डोजिंग। समझ नहीं आया स्वाति? बेटा क्या हुआ, देखो एक ड्रग है, मान लो 10 mg है, अगले 8 घंटे में वो 5 mg होने वाली है। प्लाज्मा हाफ लाइफ यहां पर मेंशन की हुई है जो कि 8 आवर्स है। अगले 8 घंटे में फिर 5 का आधा कर दो, 2.5 हो गया। उसके अगले 8 घंटे में कितना कर दो, 2.5 का आधा कर दो, 1.25 हो गया। ऐसा ही तो कुछ बोला है यहाँ पे, 12.5% आ गया। वेरी गुड। कितने समय तक चलेगा उसके आधार पर डोजिंग इंटरवल को डिसाइड किया जाता है ना, कि एक सिंगल डोज कितने समय तक चलने वाली है, उसके बाद में फिर अपने इस इफेक्ट को शो करने के लिए दोबारा डोज देनी पड़ेगी, तो डोजिंग इंटरवल बताते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और रैपिड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन देता है? बड़ा आसान से क्वेश्चन है या नहीं? शुरुआत में जो टाइम आपको समझाने में लिया वो वर्थ इट है या नहीं, प्लीज बोलो। जितनी चीजें तुम्हें बताई गई, एक्सप्लेन किया गया, वो वर्थ इट था या नहीं? वेरी गुड। यहां पर आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो सबलिंगुअल आ जाएगा, जिसमें मैंने तुम्हें कहा कि ये तो बाईपास कर जाता है, ये जाता ही नहीं है वहां पे, है ना। तो इस तरह से जो सबक्यूटेनियस, बकल म्यूकोजा और आईवी रूट की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली कहां चले जाते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं। लीवर, लंग्स, जीआई यहां पर जाते ही नहीं है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन प्लीज बोलिएगा। एक पेशेंट जिसको लीवर सिरोसिस है, प्रोपेनोलॉल दे रहे हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्सटेंसिव है, तो क्या यहां पर आउटकम देखने को? अंजू अभी आए हो बेटा, काफी लेट हो गए आप। सही से रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या आप? जवाब देते थे आप, जितना मुझे याद आ रहा है आपके पहले वाला। लापरवाही मत करना, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा, इसकी वजह से जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है वो कम हो गया या नहीं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, मोर अनचेंज्ड ड्रग कहां पहुंच जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ड्रग ज्यादा जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ ड्रग ज्यादा होगा, क्या आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो आंसर है वो ए होगा, ए होगा यहां पर, ये ए है बेटा ऑप्शन। बायो अवेलेबिलिटी यहां पर कम क्यों होगी, ज्यादा होगी। लीवर काम नहीं कर रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होगा, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या निकल के आया, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ आंसर ए है, ए है। इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, लीवर समझ में नहीं आ रहा क्या, यहां पर लीवर सिरोसिस लिखा हुआ है। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? लीवर इफेक्ट है, गॉट इट। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, जहां पर हमने फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स को समझा।
और फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स को शायद मैंने बहुत डिटेल में ही समझाने की कोशिश की है, बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको आगे कोई भी आपत्ति यहां पर ना हो। लीवर इज बैड जी, लीवर डैमेज है जी, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी आपको नेक्स्ट बता दिया जाएगा, जहां पर ड्रग कैलकुलेशन वाली क्लास जो है वो आपकी 4 बजे होने वाली है परसों। परसों क्या तारीख है? 29 ना, 29 को 4 बजे शाम को आपकी क्लास वो होगी ड्रग कैलकुलेशन से। उसके अलावा जो भी टॉपिक आपको चाहिए होंगी उस आधार पर हम ये क्लासेस डिसाइड करेंगे, मेरी वाली, ठीक है, उसमें मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। गॉट इट? तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। सर आई एम न्यू सर, डेली क्लास होती है बेटा, डेली 4 क्लास हो रही है, ठीक है। एक प्री बोर्ड्स के लिए, एक रैंडम गोल्ड सीरीज, एक नॉन नर्सिंग, और एक मेरी जो पहले PHO स्टाफ नर्स और इन सब के लिए थी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ऑन योर डिमांड, ऑन योर डिमांड। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, उसके बाद में आप मेरे से कनेक्ट कर सकते, ठीक है प्रवीण।